द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल, एक हाई वोल्टेज मुकाबला। हाँ, जहां गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में टेबल टॉपर्स राजस्थान रॉयल्स का सामना 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस से होने जा रहा है। एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरी राजस्थान और दूसरी तरफ अपनी खोई हुई लय वापस पाने को बेताब मुंबई। बिल्कुल। अब देखिए, श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि जब एक टीम अजय रथ पर सवार हो और लगातार जीत रही हो तो एक संघर्ष करती हुई टीम के खिलाफ उसका पलड़ा भारी ही होगा, है ना? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे। तो मैं भी आज बिल्कुल इसी बात का पक्ष लूंगी। मतलब मेरा मानना है कि रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जिस तरह की फॉर्म और मोमेंटम में है, उनका टीम संयोजन उन्हें मुंबई पर स्पष्ट बढ़त दिलाता है। मोमेंटम कोई जादुई शब्द नहीं है, ये टी20 क्रिकेट में बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आप मोमेंटम की बात कर रही हैं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। अच्छा? जी, मुझे लगता है कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस का जो ऐतिहासिक दबदबा है, मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड में उनकी जो 30 में से 16 जीत की बढ़त है और वापसी करने की उनकी जो भूख है, वो राजस्थान की मौजूदा फॉर्म पर भारी पड़ेगी। लेकिन फॉर्म तो भी राजस्थान के पास है ना? हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक चैंपियन टीम दीवार की तरफ धकेल दी जाती है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस समय उसी डेस्परेशन यानी हताशा और वापसी की जिद से भरी है। उनके अनुभवी मैच विनर्स दबाव को युवाओं से बेहतर समझते हैं। चलिए, इस मोमेंटम बनाम हताशा की बहस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि टी20 क्रिकेट में फॉर्म असल में काम कैसे करता है। बताइए। इसे खेल मनोविज्ञान में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो दिमागी बोझ का कम होना। दिलचस्प है। जब राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम लगातार जीत रही होती है तो उनके खिलाड़ी ज्यादा सोचते नहीं हैं। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जब ओपनिंग करने उतरते हैं तो उनकी मसल मेमोरी बिना किसी हिचकिचाहट के काम करती है। रियान पराग को बॉलिंग चेंज करते समय खुद पर शक नहीं होता। मध्यक्रम में शिमरॉन हेटमायर और रविंद्र जडेजा को पता है कि उन्हें किस ओवर में गियर बदलना है। मतलब उनकी टीम एक मशीन की तरह काम कर रही है। जब आप इस फ्लो स्टेट में होते हैं तो विरोधी टीम का इतिहास आपको डराता नहीं है। आपने फ्लो स्टेट और आत्मविश्वास की बहुत अच्छी बात की, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि मोमेंटम एक स्थायी चीज है? काफी हद तक हाँ। देखिए, मोमेंटम असल में बहुत नाजुक होता है। एक शानदार स्पेल, एक रनआउट या पावर प्ले के पहले 2 ओवर उस पूरी मसल मेमोरी को तोड़ सकते हैं। और यहीं पर मुंबई का अनुभव काम आता है। कैसे? जब मुंबई जैसी टीम मैदान पर उतरती है, जिसके पास रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हों, तो उन्हें अपनी लय खोजने के लिए किसी लंबी स्ट्रीक की जरूरत नहीं होती। वे एक ही गेंद पर खेल का रुख पलट सकते हैं। लेकिन दबाव तो मुंबई पर ही है। और यही दबाव उनकी ताकत है। आप 16-14 के उस हेड टू हेड आंकड़े को सिर्फ नंबर मत समझिए। ये खिलाड़ियों के अवचेतन मन में बैठा हुआ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। जब मैच 18वें ओवर में फंसता है तो राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि यार, मुंबई हमारे खिलाफ हमेशा वापसी कर लेती है। इतिहास और मानसिकता का प्रभाव मैं नकार नहीं रही हूँ, लेकिन अंततः ये सब बातें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब आपका सामना बरसापारा स्टेडियम की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। बिल्कुल, पिच रिपोर्ट तो अहम है ही। हाँ, इतिहास किसी को स्विंग नहीं देता, पिच की नमी देती है। हम जानते हैं कि गुवाहाटी की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार रहती है, लेकिन असली खेल छिपा है मैच की शुरुआत में। आप शुरुआती स्विंग की बात कर रही हैं? एकदम सही। वहां पिच पर जो शुरुआती नमी होती है वो तेज गेंदबाजों को भयानक स्विंग देती है। और आप राजस्थान का बॉलिंग अटैक देखिए। उनके पास नांद्रे बर्गर का वो सटीक बायां हाथ का एंगल है जो अंदर आता है, जोफ्रा आर्चर की खौफनाक रफ्तार है और संदीप शर्मा की वो कलात्मक स्विंग है। अगर राजस्थान पहले गेंदबाजी करती है तो रोहित, रियान रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव के लिए उस स्विंग के सामने टिकना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। आपकी इस बात में तर्क है कि शुरुआती नमी खतरनाक हो सकती है,
लेकिन मुझे लगता है कि आप इस मैदान के सबसे बड़े फैक्टर को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। किस फैक्टर को? ड्यू फैक्टर को, यानी ओस। श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि ओस तो हर डे नाइट मैच में गिरती है, इसमें नया क्या है? हाँ, ओस तो आम बात है। नया ये है कि बरसापारा में ओस सिर्फ आउटफील्ड को गीला नहीं करती, ये पूरी रणनीतिक गणित को पलट देती है। अगर मुंबई टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है तो ट्रेंट बोल्ट, जो शुरुआती स्विंग के उस्ताद हैं, राजस्थान के टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा सकते हैं। लेकिन राजस्थान के पास भी तो संदीप शर्मा है। एक मिनट, असली खेल तो दूसरी पारी में होगा ना। जब ओस आती है तो गेंद पर से पकड़ पूरी तरह खत्म हो जाती है। आपने संदीप शर्मा की कलात्मक गेंदबाजी का जिक्र किया। क्या आप जानती हैं कि ओस में नकल बॉल क्यों काम नहीं करती? क्योंकि ग्रिप नहीं बनती। बिल्कुल, क्योंकि इस गेंद को उंगलियों के पोरों से पकड़ना होता है ताकि गेंद बिना स्पिन के निकले। अगर लेदर गीला है तो गेंद उंगलियों से फिसलकर सीधे एक फुल टॉस बन जाएगी। ये तो है। और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर के लिए भी गेंद को टर्न कराना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए ओस की इस स्थिति में मुंबई का बैटिंग लाइनअप रन चेज करते हुए अजय हो जाता है। देखिए ओस, दूसरी पारी में बोलर्स के लिए एक बुरा सपना है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर ओस दूसरी पारी में स्विंग और स्पिन को बेअसर कर देती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैच का फैसला बहुत हद तक शुरुआती 6 ओवरों में ही हो जाएगा। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और यहीं से हम आज की सबसे बड़ी टक्कर पर आते हैं, यानी वैभव सूर्यवंशी बनाम जसप्रीत बुमराह। युवा सनसनी बनाम दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज। बिल्कुल। राजस्थान के 19 साल के युवा वैभव का सामना पावर प्ले में बुमराह से होगा। ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं है, ये युवाओं की निडरता और अनुभव की सटीकता के बीच की जंग है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस बार वैभव को एक खास तरह का फायदा मिल सकता है। अरे रुकिए, क्या आप सच में कह रही हैं कि एक 19 साल के युवा का अनुभवहीन होना बुमराह जैसे गेंदबाज के सामने एक फायदा है? ये मैं कैसे मान लूं? मैं समझाती हूँ कैसे। इसे इग्नोरेंस एज अ वेपन कहते हैं। मतलब? अनजान होना एक हथियार है। हाँ, वैभव उस पीढ़ी के बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों के नाम या उनके आभामंडल से खौफ नहीं खाते। जब अनुभवी बल्लेबाज बुमराह को खेलते हैं तो वे बुमराह का इतिहास खेलते हैं। उनके यॉर्कर, उनकी धीमी गेंदों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन वैभव एक खाली स्लेट के साथ आते हैं। उनके लिए गेंद सिर्फ एक वस्तु है जिसे गैप में मारना है। वे किसी प्री मेडिटेशन के साथ नहीं उतरते। जब बुमराह अपनी विविधताओं का इस्तेमाल करते हैं तो वे अक्सर बल्लेबाजों के ज्यादा सोचने का फायदा उठाते हैं। लेकिन वैभव जैसे निडर बल्लेबाज गेंद की लाइन और लेंथ पर अपनी सहज और आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं। उनका ये बेखौफ दृष्टिकोण बुमराह की उस स्थापित शतरंज की बिसात को पलट सकता है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। निडर होना अच्छी बात है, लेकिन निडरता भौतिकी और ज्यामिति को नहीं हरा सकती। क्या मतलब है आपका? आप कह रही हैं कि वैभव गेंद की लाइन और लेंथ पर सहज प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की खासियत ही यही है कि वो बल्लेबाज को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं देते। लेकिन हर गेंदबाज को खेलने का एक समय तो मिलता ही है। देखिए, ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये शुद्ध बायोमैकेनिक्स है। बुमराह का एक्शन देखिए, उनका हाथ हाइपर एक्सटेंड होता है और उनका रिलीज पॉइंट बाकी गेंदबाजों से बहुत अलग और आगे है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि गेंद सामान्य से कुछ मिलीसेकंड बाद बल्लेबाज को दिखाई देती है। आप कितने भी निडर क्यों ना हो, जब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आती है और फिर हवा में डिप करती है तो इंसानी दिमाग के पास मांसपेशियों को संदेश भेजने का समय ही नहीं होता। वो तो है, बुमराह की गति धोखा देती है। बुमराह बल्लेबाज के पैरों की हलचल पढ़ते हैं। वैभव का स्वाभाविक बैट स्विंग उस समय तक बहुत लेट हो चुका होगा। T20 क्रिकेट में सिर्फ बिना डरे बल्ला घुमाना काम नहीं आता। आपको बुमराह की उस ज्यामिति को पढ़ना आना चाहिए जो सिर्फ अनुभव से आता है। मैं मानती हूँ आप बुमराह के रिलीज पॉइंट और ज्यामिति की जो बात कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक हैं। लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया के समय और बायोमैकेनिक्स की ही बात कर रहे हैं तो हमें मुंबई के खेमे की ओर भी देखना चाहिए। आप रोहित शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। पुराने साथी अब आमने सामने हैं। मेरी नज़र में गुवाहाटी की शुरुआती नमी में आर्चर की कच्ची गति और उनकी लेंथ रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, आर्चर सिर्फ तेज नहीं डालते
वे हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। जब कोई लंबा गेंदबाज उस हार्ड लेंथ पर गेंद पटकता है तो गेंद पिच से स्किट होकर सीधे बल्लेबाज के सीने की तरफ आती है। रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन आर्चर की ये गेंद रोहित के शरीर पर इतनी जल्दी पहुंचेगी कि उन्हें अपना वजन पिछले पैर पर ट्रांसफर करने का समय ही नहीं मिलेगा। हालिया समय में हमने देखा है कि रोहित के फुटवर्क में वो पुरानी फुर्ती नजर नहीं आती। रोहित शर्मा के पास वजन ट्रांसफर करने या प्रतिक्रिया देने का समय नहीं होगा, ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? उम्र का असर तो होता ही है ना। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि रोहित शर्मा उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जिनके पास तेज गेंदबाजों को खेलने के लिए मानो एक अतिरिक्त सेकंड होता है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन असाधारण है। लेकिन आर्चर की रफ्तार? भूलिए मत कि रोहित गति का इस्तेमाल करने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। वे गेंद की लेंथ को किसी भी अन्य बल्लेबाज से पहले पिक कर लेते हैं। अगर बरसापारा की पिच पर गेंद अच्छी तरह से उछाल ले रही है तो आर्चर की वो कच्ची रफ्तार रोहित के लिए कोई परेशानी नहीं बल्कि एक मौका होगी। मौका कैसे? वो तो फंस सकते हैं। रोहित के बैटिंग की तकनीक में गेंदबाज की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करना शामिल है। वो गेंद को हिट नहीं करते, वो बस उसे दिशा देते हैं। अगर रोहित क्रीज पर शुरुआती 15-20 गेंदें टिक गए तो आर्चर की तेज गेंदें सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरेंगी। गति ही आर्चर की दुश्मन बन जाएगी। चलिए, मैं ये मान सकती हूँ कि अगर रोहित सेट हो गए तो वो किसी भी गति को बाउंड्री के पार भेज सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन T20 क्रिकेट सिर्फ मुख्य बल्लेबाजों के फॉर्म पर निर्भर नहीं करता। असली परीक्षा तब होती है जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है और यहीं पर टीम की गहराई और इम्पैक्ट प्लेयर का असली महत्व सामने आता है। गहराई तो दोनों टीमों के पास है। हाँ, लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से राजस्थान अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। जब उनके मुख्य बल्लेबाज आउट होते हैं तो उनके पास निचले क्रम में ध्रुव जुरेल और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ी हैं। जुरेल डेथ ओवर्स में सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहते, वे 360 डिग्री हिटिंग करते हैं। हाँ, जुरेल शानदार फॉर्म में है। और ओस की जिस चुनौती की हमने पहले बात की थी, वहाँ राजस्थान के पास रवि बिश्नोई को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाने का बेहतरीन विकल्प है। रवि बिश्नोई ओस में? हाँ, क्योंकि बिश्नोई एक पारंपरिक लेग स्पिनर नहीं है जो गेंद को हवा में धीमा छोड़ते हैं। वे गेंद को तेज गति से पिच पर पटकते हैं और उनकी मुख्य ताकत गुगली है। गीली आउटफील्ड के बावजूद बिश्नोई की ये तेज गुगली बल्लेबाजों को चकमा दे सकती है क्योंकि इसे पिच से बहुत ज्यादा ग्रिप की जरूरत नहीं होती। ये एक अच्छा तकनीकी बिंदु है। लेकिन अगर हम गहराई की बात करें तो मुंबई इंडियंस की जो टीम संरचना है वो विशेष रूप से इसी काम के लिए तैयार की गई है, खासकर रन चेस के लिए। आपको लगता है उनका निचला क्रम राजस्थान से बेहतर है? बिल्कुल, राजस्थान की गहराई अच्छी है, लेकिन जरा मुंबई के निचले मध्यक्रम को देखिए। उनके पास तिलक वर्मा की स्थिरता है और शेरफेन रदरफोर्ड की ब्रूट फोर्स यानी शुद्ध शारीरिक ताकत है। साथ ही मिचेल सेंटनर का नियंत्रण है। लेकिन क्या वे दबाव में चलेंगे? यही तो उनकी खासियत है। अगर रन रेट बढ़ता है तो रदरफोर्ड अपनी ताकत से बिना टाइमिंग के भी गेंद को छक्के के लिए भेज सकते हैं। अगर पिच धीमी होती है तो सैंटनर एंगल्स बना सकते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो मुंबई के पास मयंक मार्कंडे हैं। लेकिन मार्कंडे तो गेंद को फ्लाइट देते हैं। और वही उनकी ताकत है। अगर राजस्थान का टॉप ऑर्डर शुरुआत में हावी होने की कोशिश करता है तो मध्य ओवरों में मार्कंडे बल्लेबाजों को हवा में डिप करा के बड़े शॉट खेलने पर मजबूर कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का अनुभव भी डेथ ओवर्स में मुंबई को एक अलग धार देता है। लेकिन इस मुंबई रूपी मशीन को दौड़ने के लिए एक सुचारू मोमेंटम की जरूरत होती है। जब टीम लय में नहीं होती तो रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ियों पर रन रेट का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो ब्रूट फोर्स अक्सर मिस हिट में बदल जाती है। वो तो मैच के दिन ही पता चलेगा। सही कहा। इन सब रणनीतियों और मैचअप्स पर चर्चा करने के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि बरसापारा में आज रात जो कुछ भी होगा वो आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, मुकाबला कांटे का होगा। मेरी नज़र में राजस्थान रॉयल्स की मौजूदा फॉर्म, उनका जीत का मोमेंटम और जिस तरह से उनकी टीम का हर हिस्सा अपनी भूमिका निभा रहा है वो उन्हें इस मैच में स्पष्ट बढ़त दिलाता है। वे इस समय एक ऐसी ट्रेन की तरह हैं जिसका इंजन पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। और मेरा यही मानना है कि फॉर्म एक अस्थायी चरण है, लेकिन क्लास और बड़े मैचों का दबाव झेलने की क्षमता स्थायी होती है। मुंबई इंडियंस ने सालों से ये साबित किया है कि जब वे कोने में धकेल दिए जाते हैं तो वे सबसे घातक होते हैं। बुमराह और बोल्ट का खौफ
और दबाव में वापसी करने की उनकी जो ऐतिहासिक जिद है वो इस मुकाबले को उनके पक्ष में झुकाती है। हालांकि तमाम असहमतियों के बावजूद मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर पूरी तरह एकमत हैं कि गुवाहाटी में टॉस की भूमिका और ड्यू फैक्टर दोनों कप्तानों की रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जो भी कप्तान पिच की नमी और ओस के प्रभाव का सही आकलन करेगा वो इस रणनीतिक बिसात पर बाजी मार ले जाएगा। ये मैच इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि क्या कागजों पर बनी रणनीतियां मैदान पर टिक पाती हैं या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या आज रात मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का वो अजय मोमेंटम अपनी हैट्रिक पूरी करेगा, या फिर मुंबई इंडियंस अपने अनुभव और वापसी की उस ऐतिहासिक भूख के साथ जीत दर्ज करेगी? इसका जवाब तो बरसापारा के पिच पर ही मिलेगा। एकदम सही। श्रोताओं के लिए ये विचार करने का समय है कि वो इस रणनीतिक बहस में किस पक्ष के तर्कों को ज्यादा मजबूत मानते हैं। द डिबेट के आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी गहरे विषय के साथ।